बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम में कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लेकर के आते हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है डेयरी योजना। सरसों में लाही नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का करें प्रयोग। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। केंद्र सरकार डेयरी योजना के तहत गव्य विकास विभाग के माध्यम से राज्य में डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान देता है। डेयरी उपकरणों के साथ इसके लिए संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार बाहर से आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के लिए उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम सीड का छिड़काव लाभदायक होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण में खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बेशा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है।
देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேராக நாங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है, गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। बहुत ऐसे हमारे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ पशुपालन भी करते हैं और डेयरी व्यवसाय भी करते हैं। तो अभी समय चल रहा है गर्मी के मौसम का, और गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। गर्मी का मौसम न केवल इंसानों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी बहुत मुश्किल भरा होता है। खासकर दुधारू पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तापमान अत्यधिक बढ़ने से गर्मी के मौसम में पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई गई तनिक सी भी असावधानी उनकी भविष्य की शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करें। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल विशेष रूप से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम जो है हम एक तरह से कहते हैं कि बीमारियों का भी मौसम है। दूसरा जो है कि गर्मी का मौसम आने से जो है कि अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है हमारे पशुओं को, और जिसके कारण बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और प्रजनन क्षमता में भी हमारे जो गायें हैं उनमें कमी आ जाती है। जैसे कि वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाना, गर्म नहीं होना, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे किसानों को, और जिससे उनको काफ़ी हानि होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी अगर हमारे किसान बरतें तो उससे उनको गर्मी के मौसम में जो होने वाली हानियाँ हैं, हमारे पशुओं की जो उत्पादन क्षमता में कमी आती है, उससे उसको निदान मिल सकता है और होने वाली हानियों से बच सकता है। गर्मी में पशुपालन करते समय ध्यान न देने से पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30%
और दूध उत्पादन क्षमता में 10% तक की कमी आ सकती है। साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। जब वातावरण का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, खास करके दिन के समय में, तो हमारे जो गाय जो होते हैं वो खाना पीना कम कर देते हैं और वो बेचैनी उनमें बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है उसमें उत्पादन क्षमता में असर होता है। तो इसमें सावधानी जो बरतने की बात है, मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। पहला है कि आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है कि खान पान में कुछ देखभाल की ज़रूरत होती है, कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है। तीसरा है कि बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण। तो इन 3 बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक आवास की बात है तो आवास किस प्रकार की होनी चाहिए? जी हाँ, गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से आवास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि गर्मी के मौसम में उससे निजात के लिए। गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, वातावरण का तापमान हम देखते हैं 44, 45, 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस समय अब गर्मी में खास करके जब जो गायें होती हैं उसमें अनुकूल जो वातावरण की बात करते हैं तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस जो रूम का तापमान वो होना चाहिए गायों के लिए। और ये जो संकर नस्ल की गाय है और देसी नस्ल की गाय है तो मैक्सिमम जो है कि 28 से 30 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो रूम टेम्परेचर वो होना चाहिए, तभी उनको अनुकूल वातावरण मिलता है। तो इसके लिए जो हमारे आवास या उसके रख रखाव में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ है कि सीधी धूप में जो गाय हैं उनको सीधी धूप में ना रखें, धूप उस पर ना लगे शरीर पे। इसके लिए घर का निर्माण करना होता है और घर में जो भी छत अगर टूटे हैं जहाँ से धूप जो सीधे घर के अंदर या गाय पे आ रही है तो उसका आप मरम्मत कर लें। दूसरी चीज़ है कि घर के आसपास जो है कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से स्वच्छ हवा और साथ साथ ठंडी हवाएं जो है कि वातावरण में आती है और ठंडी हवाएं जो हमारे पशुओं को मिलती है, जिससे उनका अंदर का कमरे का जो तापमान होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, स्वच्छ रहता है और ठंडापन रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पशुओं के लिए आवास हेतु साफ सुथरी व हवादार पशुशाला होनी चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो तथा मूत्र व पानी की निकासी हेतु ढलान हो। एस्बेस्टस सीट उपयोग में लाई जा सकती है। अत्यधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। ये परत ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है, जिसके कारण पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। पशुशाला पशु का आवास है, उसका तापमान आप कोशिश करें कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। तो इसके लिए जो भी संभव चीज़ है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि उसके छत का जो है ऊंचाई कम से कम 12 फीट होना चाहिए। ज़्यादातर छत का ऊंचाई कम होता है, 7 फीट या 8 फीट होता है, जिसके कारण जो होता है अंदर का वातावरण काफ़ी गर्म होता है। तो 12 फीट होने से अंदर का जो वातावरण होता है काफ़ी स्वच्छ हो सकता है। तो वातावरण अच्छा करने के लिए 8 फीट ऊंचाई होनी चाहिए छत में। छत के ऊपर जो छत हम लोग देते हैं एस्बेस्टस का दे, टीन का नहीं दे। टीन में ज़्यादा गर्म होने से अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है, तो आप एस्बेस्टस दे। गर्मी का जब तापमान काफ़ी अधिक हो रहा है वातावरण का, तो छत पे आप पुआल दे सकते हैं, घास फूस दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अंदर का जो तापमान है, सीधी जो धूप है वो घर के अंदर या छत पे नहीं पड़ेगी, तो अंदर का तापमान सही होगा। साथ ही साथ अगर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है और अंदर का तापमान फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो आप उसमें जो पशु हैं उस पर पानी का छिड़काव करें। पानी का छिड़काव करने के लिए जो है कि फुहारे का जो या स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पंखे आते हैं जिसमें पानी का जो फुहारा हवा के साथ साथ पानी का फुहारा निकलता है, तो वैसे पंखे का उपयोग कर सकते हैं, कूलर का उपयोग कर सकते हैं। और वेंटिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पशुशाला है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था, खिड़की या दरवाजे की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है गर्म हवा बाहर आए और स्वच्छ ठंडी हवा उसके अंदर जाए। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने के 2 लाभ हैं। एक तो पशु अधिक चाव से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदरपूर्ति करता है, तथा दूसरा हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर जल की पूर्ति करता है। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए, जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कम से कम जो गाय है उनको 2 बार नहाना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम में आप उसको पानी का छिड़काव करें, उसको नहाएं,
ठंडे पानी से, या जो खिड़की है वहाँ पे जो जहाँ से गर्म हवा आ रही है वहाँ पे आप बोड़े वगैरह रख दें। दिन में जो गर्म का जो लू चलता है, लू चलने के कारण अंदर का वातावरण काफ़ी गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे उसको बोड़ा से ढक दें। साथ ही साथ उस पर पानी का छिड़काव करें ताकि जो है जो ठंडी हवा है, जो गर्म हवा बाहर से लू चलती है, वो ठंडी होकर के कमरे के अंदर प्रवेश करे। तो इस तरह से हम अंदर का वातावरण जो है सही दे सकते हैं, जिससे हमारे गाय जो है इससे जो प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ता है उससे बच सके। बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करना है, जिससे आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गर्मा मक्का की खेती और उसके प्रभेद का चुनाव कैसे करें। जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत तरीके के कीट और रोग लगते हैं, तो किस तरह से उसमें प्रभेद का चुनाव करेंगे जिससे अच्छा खासा उपज आप प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गर्मा मक्का की खेती करते समय सबसे पहले तो आप ये बताएं कि प्रभेद कौन कौन सा लेना उपयुक्त होगा और उसकी खेती कैसे करेंगे। ऐसा है किसान भाइयों कि गर्मा की खेती तो सदियों से चला आ रहा है अपने यहाँ, लेकिन चूंकि पानी की कमी के कारण इसका जो क्षेत्र है कम क्षेत्र में जहाँ पानी की समुचित व्यवस्था होती है वहीं गर्मा मक्का की खेती होती है। और मेरी भी सलाह यही है कि गर्मा मक्का की खेती वहीं करें जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नहीं तो आपका गर्मा मक्का सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसके लिए प्रभेद का चुनाव जो भी करते हैं वो लंबे अवधि का नहीं करते हैं, कम अवधि वाला जो प्रभेद है उसी का चुनाव करते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से 2 किस्म जो निकली है काफ़ी अच्छी है, कम अवधि वाली है। 80 से 90 दिन की किस्म है जो गर्मा के लिए भी उपयुक्त है, खरीफ के लिए भी उपयुक्त है, यहाँ तक कि रबी के लिए भी उपयुक्त है। तो इसकी खेती आप लोग करें। इस प्रभेद का नाम है BAUMH 3। BAUMH 3 आपका नारंगी कलर का है और एक है BAUMH 5 जो कि पीले रंग का है, और दोनों का उपज लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। तो काफ़ी बढ़िया उपज है, लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ आपको अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया उपज माना जाएगा, और वो भी कम अवधि वाला प्रभेद है ये। और इसके अलावा एक प्रकाश है, वो भी लगभग 80 दिन का 90 दिन का प्रभेद है, इसका भी उपज लगभग यही है। इसके अलावा एक मालवीय विवेक शंकर मक्का है जो कि मात्र 80 दिन का है, लेकिन उपज थोड़ा सा कम है क्योंकि कम अवधि का है, 80 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। तो इसका उपज आपको 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास में है और गर्मा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा और भी जो प्रभेद है जैसे गंगा 4, गंगा 11, डेक्कन या प्राइवेट सेक्टर का एक श्री राम है, वो भी अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो इन किस्मों में से आप किसी का भी चयन करके खेती कर सकते हैं। ध्यान केवल यही देना है कि इसके अलावा भी अगर किसी प्रभेद का चयन करते हैं तो कम अवधि का होना चाहिए, 90 दिन के से कम का होगा तो वो बढ़िया से तैयार हो जाएगा और उपज भी अच्छा मिल पाएगा आपको। चूँकि गर्मा का जो फसल है उसका शुरुआत हो जाता है फरवरी से ही, तो अभी का जो समय है ये जो प्रथम पखवाड़ा द्वितीय पखवाड़ा जो है आपका फरवरी का, वो सबसे सही समय है बुआई करने का गर्मा मक्का के लिए। वैसे 15 मार्च तक भी आप करेंगे तो दिक्कत नहीं है, उपज अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन 15 फरवरी से ही आपको, यहाँ तक कि 10 फरवरी से भी अगर शुरुआत कर दे तब भी गर्मा मक्का का सही समय आ गया है और इसमें बुआई होनी चाहिए। और बुआई करते समय आपको जो ध्यान रखना है जिन बातों का, उसमें प्रमुख है कि कितना बीज दिया जाए। तो बीज 20 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 8 किलो प्रति एकड़ दिया जाता है। बीज कम लगता है क्योंकि दूरी ज़्यादा होता है मक्के का, जैसे लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 60 सेंटीमीटर 2 फीट रखते हैं और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से लाइन से लाइन और पौधा से पौधा की दूरी रखना है। खेत जो तैयार करना है आपको गहरी जुताई करके थोड़ा खेत को पहला जो हल चलेगा गहरी जुताई कर दे और उसके बाद 2 बार आड़ा तिरछा करके कल्टीवेटर चला दे, जिससे खेत का जो ढेला है वो बिल्कुल फूट जाए, महीन हो जाए और जिससे जड़ नीचे तक जा पाए। और उसके बाद फिर बुआई करें। बुआई के लिए गहराई जो रखेंगे मात्र 1 इंच के आसपास गहराई बुआई के लिए रखें और 60 सेंटीमीटर मैंने बताया आपको लाइन से लाइन और 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखनी है बुआई करते समय। और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे जो बीज लगाएंगे तो क्या उसका बीजोपचार भी करना आवश्यक होगा? बिल्कुल,
किसी भी फसल में किसान भाई मक्का ही नहीं, किसी भी फसल में आप अगर बुआई करते हैं तो पहले बीजोपचार ज़रूर करें और कोशिश करें अगर सभी तरह का इसमें जैसे फफूंदनाशक, कीटनाशक और यहाँ तक कि जो दलहन होता है उसके लिए राइजोबियम के द्वारा बीजोपचार किया जाता है। लेकिन अगर सब तरह का बीजोपचार नहीं कर पाए तो कम से कम फफूंदनाशी से बीजोपचार जरूर कर लें, जिससे रोग आपका न लगे, क्योंकि रोग लग जाने पर बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है। और अगर फफूंदनाशक से बीजोपचार करते हैं तो उगाव ज़्यादा हो जाता है। तो जितना उगाव आपको होना चाहिए, जैसे 80% उगाव होता है तो बीजोपचार करने से 90% उगाव हो जाएगा। तो जो आप दवा डाल रहे हैं उससे ज़्यादा का फ़ायदा उगाव में ही हो जाता है और बाकी जो बाद में रोग नहीं लगता है वो अतिरिक्त फ़ायदा है किसानों के लिए। तो कम से कम आप बीजोपचार फफूंदनाशक से ज़रूर करें और उसके लिए कोई भी फफूंदनाशक ले लें, आपको डाइथेनियम 45 हो या कार्बेंडाजिम तो आजकल बैन हो गया है, नहीं मिलेगा, उसके जगह पर टेबुकोनाजोल है जो रैक्सिल के नाम से आता है, या दूसरा कोई भी फफूंदनाशक बाज़ार में मिल जाए तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के और बीजोपचार करके तभी बुआई करें कि आपका। मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल हम लोग प्राकृतिक खेती पे काफ़ी जोर दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो क्या ये मक्का की खेती करते समय क्या इस तरह से जो दवाएं होता है उसको ना प्रयोग कर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है? ऐसा है कि प्राकृतिक जो खेती होती है, परंपरागत खेती जो होती है, उसमें किसी भी तरह का दवा का प्रयोग नहीं होता है। उसमें न फफूंदनाशक का प्रयोग होगा, न कीटनाशक का प्रयोग होगा। वो जो जैसे परंपरा हमारा चला आ रहा है उसी से, जैसे अगर करना भी है तो जैविक कीटनाशक आता है, जैविक फफूंदनाशक आता है, जैसे गोमूत्र से बना हुआ जो आपका फफूंदनाशी है, या फिर नीम से जो बना हुआ कीटनाशक है उससे उपचार करें या उसी का छिड़काव करें तो आपका वो परंपरागत माना जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि आने वाले भविष्य जो है वो या तो जैविक का है या परंपरागत खेती का है, उसी की तरफ बढ़ना है। और इसमें भी कई नवीनतम तकनीक आ गई है जिसको अपनाकर हम लोग खेती करें तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। उसके लिए बहुत सारा तकनीक है, बहुत सारा उसके कंपोनेंट है, वो कुछ तो किसान भाई करते आ रहे हैं, जानते हैं, और नए नए जो इसमें अनुसंधान हुए हैं, नए नए जो तकनीक इसमें डाले जा रहे हैं, उनसे अवगत होने की ज़रूरत है। तो एक अलग ये आपको हो जाएगा बताने का, एक अलग विषय हो जाएगा, इस पर किसी दिन और बात करेंगे। अभी जो गर्मा मक्का की खेती जो करनी है उसके लिए जो खाद की मात्रा है वो बुआई के समय खाद की मात्रा जो देनी है वो प्रति हेक्टेयर 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, यानी प्रति डिसमिल अगर बुआई करते हैं तो 1 डिसमिल में बुआई के समय लगभग आधा किलो डीएपी और 300 से 400 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम आपको पोटास, लाल खाद जो होता है, पोटास खाद जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, उसको डालना है। और ऊपर से पहले सिंचाई पर जो 20 से 25 दिन पर सिंचाई करते हैं उसमें आपको 300 ग्राम यूरिया, बाद में 1 पाव यूरिया पुनः 45 दिन पर सिंचाई के साथ देना है। और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब आप पहला सिंचाई कर लेते हैं उसके बाद निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना है। और साथ ही साथ जो सिंचाई है लगभग 4 सिंचाई आपको देना चाहिए, 20-20 दिन के अंतराल पर देते रहिए तो गर्मा मक्का में अच्छा उपज प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारा पिन संख्या है 834001। और अभी समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें, भीड़ में जाने से बचें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।